Hello friends, welcome in online classes. Arbitration and Conciliation Act 1996 के इस क्लास में आज हम बताने जा रहे हैं सेक्शन 41 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। Section 41 deals with the effect of insolvency of a party upon the proceedings. पक्षकारों का दिवालियापन होने की स्थिति में पक्षकारों के दिवालियापन की स्थिति में क्या होगा। यदि एक पक्षकार या कोई पक्षकार जो आर्बिट्रल एग्रीमेंट का पार्ट है वो दिवालिया हो जाता है तो वैसी स्थिति में उस करार का क्या होगा, इसी से संबंधित प्रावधान सेक्शन 41 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में दिया गया है। सेक्शन 41 प्रोविजंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सबसेक्शन 1 वेयर इट इज प्रोवाइडेड बाय ए टर्म इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू विच एन इंसॉल्वेंट इज ए पार्टी that any dispute arising thereabout or in connection with shall be submitted to arbitration. The said term shall, if the receiver adopts the contract, be enforceable by or against him so far as it relates to any such dispute. Subsection 1 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के अनुसार एक व्यक्ति के दिवालियापन की स्थिति में भी यदि रिसीवर या उस कार्यालय का एसाइनी उस कॉन्ट्रैक्ट को एडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसको स्वीकार करता है, स्वीकार किए हुए है, तो वैसी स्थिति में वह कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आर्बिट्रेशन का भी क्लॉज है वो आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा और आर्बिट्रेशन का अवार्ड उसके विरुद्ध इन्फोर्सेबल होगा, उसके विरुद्ध प्रभावी होगा और प्रभाव में लाया जाएगा। सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 41 यही कहता है। अब कहता है सबसेक्शन 2 को जरा हम देखें। यह कहता है वेयर ए पर्सन हु हैज बीन एडजस्ड एन इंसॉल्वेंट हैड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग become a party to an arbitration agreement and any matter to which the agreement applies is required to be determined in connection with or for the purpose of insolvency proceeding, then if the case is one to which subsection 1 does not apply, any other party or the receiver may apply to the judicial authority having jurisdiction in the insolvency proceeding for an order directing that the matter in question shall be submitted to arbitration in accordance with the arbitration agreement, and the judicial authority may, if it is of opinion that having regard to all the circumstances of the case, the matter ought to be determined by
arbitration, make an order accordingly. यहाँ कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है कि जहाँ एक व्यक्ति दिवालिया घोषित किया जा चुका था, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के किया जा चुका था, और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के पूर्व वह आर्बिट्रल एग्रीमेंट मध्यस्थम करार में पक्षकार था, और मध्यस्थम करार में यदि वो पक्षकार था तो मध्यस्थम करार उसके ऊपर लागू होता है, और वो निश्चित किया जाएगा कि उसमें जो विवाद है उसका निस्तारण मध्यस्थम के द्वारा ही किया जाए। और वैसी स्थिति में यद्यपि कि वो घोषित किया जा चुका है, किंतु वो मध्यस्थम करार का उससे पूर्व पक्षकार था, तो उस स्थिति में रिसीवर या एसाइनी जो है सो उस करार के आलोक में आवेदन न्यायालय में दाखिल कर सकता है, इस आशय के साथ कि साहब वहाँ जो प्रक्रिया चलायमान की गई है वहाँ चलने योग्य नहीं था, बल्कि यह एक आर्बिट्रेशन का विषय वस्तु था। आर्बिट्रल करार के अनुसार यह आर्बिट्रेशन में जाने की बात थी, तो वैसी स्थिति में उस आवेदन पर सुनवाई करने के पश्चात यदि न्यायालय पाता है कि साहब यह जो विवाद इंसॉल्वेंसी के संबंध में है या अन्य जो विवाद है उसका निस्तारण मध्यस्थम करार के अनुसार मध्यस्थों के द्वारा मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा किया जाना चाहिए, होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में वह आवेदन को स्वीकृत करते हुए उस मामले को मध्यस्थों को निश्चित करने के लिए मध्यस्थम अधिकरण को भेज देगा। अब सबसेक्शन 3 of section 41. In this section, the expression receiver includes an official assignee. जो भी ऑफिशियल असाइनी होगा वो भी रिसीवर शब्द जो है उसी में समाहित किया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दिवालियापन के स्थिति में भी पूर्व या पश्चात या कहीं दिवालिया घोषित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है जिस व्यक्ति के विरुद्ध, और वह व्यक्ति मध्यस्थम करार का पक्षकार है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर उसी के लिए दिवालियापन की स्थिति में यदि मध्यस्थम करार भी है तो उसका क्या फेट होगा, उसका निर्णय कैसे किया जाएगा, इन चीज़ों को सेक्शन 41 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 में बताया गया है। अब हम आगे आते हैं सेक्शन 42 जो जुडिक्शंस या जुडिक्शंस ऑफ कोर्ट्स के विषय में यह बतलाता है। न्यायालय, कौन सा न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, तो यह सामान्य रूप से समझने की चीज है कि मध्यस्थम करार में यदि स्पष्ट दिया हुआ है कि साहब कौन सा कहाँ का न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह मामला बनता है, तो वहीं उस जुडिक्शन का न्यायालय जो है उसकी प्राथमिक अधिकार बनता है कि वहीं के न्यायालय में उस मध्यस्थम
के कार्रवाई के दौरान जहाँ कहीं भी जिस प्रकार का यदि कुछ ऐसा विवाद होता है जिसके निस्तारण के लिए न्यायालय का सहयोग लेना आवश्यक है, तो वैसी स्थिति में उसी न्यायालय में जाएगा। किंतु जहाँ ऐसा कोई चीज नहीं दिया हुआ है कि करार में, मध्यस्थम करार में ऐसा कोई चीज स्पष्ट, यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया हुआ है कि कौन सी न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, तो वैसी स्थिति में जो उसमें पक्षकार हैं उस करार में, और वो सबसे किसी विवाद से संबंध में सबसे पहला आवेदन वो पक्षकार अपने क्षेत्र रहने वाले स्थान के अनुरूप जो उनका न्यायालय बनता है वहाँ भी जुडिक्शन उस न्यायालय का होगा, और वह वहाँ अपना आवेदन यदि दाखिल करता है तो उस न्यायालय को पहला अधिकार होगा उन पर सुनवाई करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि यदि मामला मध्यस्थों के चयन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है और उस आर्बिट्रल करार में 3 पक्षकार 3 स्टेट से आते हैं, सपोज कीजिए एक दिल्ली, एक पटना या बिहार और एक कलकत्ता का है, तो 3 पक्षकार 3 जगह के हैं और तीनों आदमी अपने अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालय में इस विवाद के हेतु न्यायालय में एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। तो उस स्थिति में सबसे पहला एप्लीकेशन जिस न्यायालय में डाला गया होगा, अब सपोज कीजिए कि सबसे पहला एप्लीकेशन कलकत्ता न्यायालय में पक्षकार द्वारा दाखिल किया गया, उसके बाद की तिथि में पटना में, उसके बाद की तिथि में दिल्ली के पक्षकार के द्वारा दाखिल किया गया है। तो वैसी स्थिति में पहला एप्लीकेशन जो पड़ा है, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट में जो आवेदन पक्षकार के द्वारा दिया गया है वही प्रिवेल करेगा और उसी में उन सभी आवेदनों के आलोक में सुनवाई होगी और वही न्यायालय इस चीज को निर्धारित करेगा, सुनवाई के पश्चात तय करेगा, उसी न्यायालय को इसका क्षेत्राधिकार होगा। क्योंकि यदि सपोज कीजिए कि पटना में भी अलग सुनवाई उसी बिंदु पर चलती है, दिल्ली में भी उसी बिंदु पर चलती है और कलकत्ता में भी उसी बिंदु पर चलती है और सबका आदेश जो है से एक दूसरे के विरोधाभासी निर्णय आता है, वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में तो फिर विवाद जहाँ का तहाँ रह जाएगा। इसलिए उन तमाम आवेदनों की सुनवाई एक साथ एक ही न्यायालय जो जहाँ पहले पक्षकार उसको इन्वोक किए हैं, उसका जुडिक्शन को इन्वोक किए हैं, वहीं सुनवाई होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।